मिड साइज एसयूवी सेगमेंट इंडियन मार्केट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है पिछले कुछ सालों में और इस सेगमेंट में काफ़ी सारी नई गाड़ियां हमने देखी हैं। इसी सेगमेंट में फ्रेंच ऑटोमेकर सिट्रन ने लास्ट ईयर अपनी पहली मिड साइज एसयूवी C3 एयरक्रॉस को लॉन्च किया था। ये गाड़ी compete करती है Hyundai क्रेटा, किया सेल्टॉस, होंडा एलिवेट और बाकी मिड साइज एसयूवी गाड़ियों से। आज हमारे पास है वही सिट्रन C3 एयरक्रॉस का ऑटोमेटिक वेरिएंट और आज हम बात करने वाले हैं इसके सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। डिटेल में बात करेंगे, क्या इसमें आपको चीज़ें मिलती हैं, क्या इसमें आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्या ये गाड़ी अपने सेगमेंट में एक कम्पिटिटिव राइवल है या नहीं। आप देख रहे हैं 91 व्हील्स, मैं हूं आपका होस्ट शुभ्रांशु। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसके डिज़ाइन और डायमेंशन। डिज़ाइन की अगर बात करें तो ये गाड़ी बेस्ड है C3 के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे कुछ डिज़ाइन क्यूज लिए गए हैं इसकी छोटी सिबलिंग C3 से। जैसे कि आपको अगर फ्रंट में जो इसके DRL का और हेडलैम्प का डिज़ाइन है वो C3 से इंस्पायर्ड लगेगा, बट उसके साथ ही साथ अगर आप सेंटर में देखें तो फ्रंट में जो आपको ग्रिल है वहाँ पे आपको सिट्रन का शेवरॉन लोगो मिलेगा। इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो वहाँ पे आपको कंट्रास्ट कलर्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे एयर वेंट्स के साथ आपको सेम वो कलर मिलेगा जो रूफ का मिलता है आपको डुअल टोन वेरिएंट में। इसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको सिल्वर स्किड प्लेट्स भी मिलती हैं। तो डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा क्वर्की रखा गया है, बट इतना ज़्यादा शार्प नहीं रखा गया कि ये आंखों में खटके। तो ये डिज़ाइन वाइज एक अच्छी एसयूवी बन जाती है। साइड प्रोफाइल पे अगर आप आएंगे तो वहाँ पे आपको एक चंकी 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको कंट्रास्ट कलर में ही ORVM मिलता है अगर आप डुअल टोन कलर ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। साइड प्रोफाइल को ज़्यादा बल्कि नहीं रखा गया है। व्हील आर्चेस इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं दी गई हैं ताकि वो ऑकवर्ड लगें। अगर आप देखें तो डोर हैंडल्स यहाँ पे आपको वो ओल्ड स्कूल स्टाइल डोर हैंडल्स मिलते हैं। पीछे अगर आप गाड़ी पे देखते हैं तो जो C पिलर है वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिज़ाइन एस्पेक्ट को शो किया गया है। C पिलर के पास काफ़ी सारे कर्व्स आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलते हैं, बट वो कर्व्स इतने ज़्यादा शार्प नहीं हैं कि वो आपको परेशान करें या फिर वो आपको थोड़ा सा ख़राब लगे। काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पे इन कट्स को काफ़ी अच्छे से ब्लेंड किया गया है। इसके अलावा जो C पिलर पे आपको ग्लास एरिया मिलता है उसे भी काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है। तो ये एक रैप अराउंड विंडशील्ड जैसा लुक देता है। रियर प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है। जो टेल लैम्प है वहाँ पे आपको LEDs मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप सेंटर में देखें तो यहाँ पे आपको एक ब्लैक स्ट्रिप मिलती है जो दोनों टेल लैम्प्स को कनेक्ट करती है। यहाँ पे आपको एक रूफ स्पॉइलर भी मिलता है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी यहाँ पे दिया गया है। और आगे की तरह ही पीछे भी आपको बम्पर में सिल्वर स्किड प्लेट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ओवरऑल जो गाड़ी का डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। डायमेंशंस की अगर बात करें तो डायमेंशंस भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये अपने सेगमेंट की सबसे चौड़ी और ऊंची गाड़ी है। इसका जो व्हील बेस है वो है 2671 mm, जो कि काफ़ी डिसेंट व्हील बेस है एक मिड साइज एसयूवी के लिए। और स्पेस की अगर बात हम कर ही रहे हैं तो बूट स्पेस इसका जो एक मेजर USP है। यहाँ पे आपको एक 444 लीटर का बूट स्पेस मिलता है अगर आप 5 सीटर वेरिएंट ले रहे हैं, बट अगर आप 7 सीटर वेरिएंट ले रहे हैं जिसमें आपको 5+2 फ्लेक्सी प्रो सीट्स मिलती हैं, वहाँ पे आपको 511 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इस सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस है। तो ये था इसका पहला पॉजिटिव। आइए देखते हैं इसका जो दूसरा पॉजिटिव है, स्पेस। इंटीरियर में आपको स्पेस कैसा मिलता है। इसका जो दूसरा पॉजिटिव है वो है इसमें जो आपको स्पेस मिलता है और जो क्वालिटी आपको कैबिन के अंदर मिलती है। कैबिन में आप जैसे ही आते हैं वहाँ आपको कैबिन में जो एम्बियंस है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पे मल्टीपल कलर्स का यूज़ किया गया है। अगर आप डैशबोर्ड पे देखें, डैशबोर्ड पे थोड़ा सा बल्ज दिया गया है उस डिज़ाइन को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रॉन्ज कलर का ट्रीटमेंट है। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम का ट्रीटमेंट मिलता है। इसके बाद आप यहाँ पे अगर आते हैं तो आपको बेज कलर का ट्रीटमेंट मिलता है। मल्टीपल कलर्स के साथ यहाँ पे एक अच्छा एम्बियंस देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अगर आप सीट्स को देखें तो सीट्स में भी आपको बेज कलर का ट्रीटमेंट मिल जाता है लेदर एंड फैब्रिक के साथ। स्पेस की अगर हम बात करें यहाँ पे जो इसका एक USP है, स्पेस यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। ड्राइवर सीट की पर्टिकुलरली अगर बात करें, मेरी हाइट 5'10" है और मैं यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हूँ। सीट की जो कुशनिंग है वो अच्छी है, सीट की जो बोल्स्टरिंग है वो अच्छी है। सीट आपको ककून करती है। अगर आप गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव्स करना चाहते हैं तो सीट्स आपको कंफर्ट प्रोवाइड करने वाली हैं। यहाँ पे आपको इशू नहीं होने वाला है। अगर हम प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको वो भी डिसेंट मिलते हैं।
अगर आप सेंटर कंसोल को ही खाली देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक फ़ोन होल्डर मिल जाता है, यहाँ आप अपना फ़ोन या वॉलेट रख सकते हैं। उसके बाद उसी के नीचे आपको यहाँ पे एक कभी होल भी मिलता है जहाँ पे आप अपने सामान को रख सकते हैं। उसके पीछे आपको 2 कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं और इस वाले एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक छोटा कभी होल मिल जाता है। इसके अलावा जो डोर पॉकेट्स हैं वो भी बड़ी हैं, वहाँ पे आप इजीली 1 लीटर की बॉटल कैरी कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स भी काफ़ी डीप है, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो मेरा हाथ इतना इसके अंदर जा रहा है, विच इज़ अ गुड पार्ट। तो प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेसेस यहाँ पे अच्छे मिलते हैं। फ्रंट सीट पे आपको स्पेस अच्छा मिलता है। ड्राइवर सीट के लिए आपको इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, जो कि एक इसका नेगेटिव पॉइंट है जिस पे हम बाद में आएंगे। बट अगर आप स्पेस देखते हैं फ्रंट सीट पे तो वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। आइए देखते हैं रियर में आपको कैसा स्पेस मिलता है। रियर सीट की अगर बात करते हैं तो रियर में भी आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ड्राइवर सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट है। उसके बाद भी अगर मैं यहाँ पे आपको लेग रूम दिखाऊं तो इतना सारा लेग रूम मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर मेरे से टॉल पर्सन भी कोई यहाँ पे बैठता है और ड्राइवर मेरी हाइट का है तो यहाँ पे लेग रूम की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली है, विच इज़ अ गुड पार्ट। इसके अलावा अगर हम हेड रूम देखें तो हेड रूम भी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि रूफ थोड़ी सी पीछे की तरफ ऊपर हो जाती है तो वो एक हेडरूम बढ़ाने में हेल्प करती है आपके लिए। और ज़्यादा वाइड होने की वजह से गाड़ी में आपको शोल्डर रूम भी मिलता है। अगर आप इस सीट पे 3 लोगों को भी बिठा रहे हैं तो वो दिक्कत नहीं होने वाली है, वो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक आर्म रेस्ट भी मिलता है जिसमें आपको कप होल्डर्स और एक मोबाइल होल्डर मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप शॉफर ड्रिवन एक्सपीरियंस चाहते हैं, आप रियर रो पे ज़्यादा पसंद करते हैं बैठना, तो यहाँ पे भी आपको कंफर्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कंफर्ट के मामले में गाड़ी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। तो आप चाहे ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप पीछे बैठे हैं, आपको दोनों ही सीटें काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट देने वाली हैं। तो अगर हम बात करें इसके थर्ड पॉजिटिव पॉइंट की, जो थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट हो जाता है, वो है इसका इंजन। C3 एयरक्रॉस में आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 110 PS का पावर। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन ले रहे हैं तो ये आपको डिलीवर करेगा 190 Nm का पीक टॉर्क, बट हम चला रहे हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, पर ये टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको डिलीवर करता है 205 Nm का पीक टॉर्क। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट्स आते हैं। इंजन पेपी है, इंजन परफॉर्म करता है। 2000 आरपीएम के बाद जो टर्बो किक इन करता है वो आपको फील होता है। गियर शिफ्ट स्मूथ है, आपको जर्क महसूस नहीं होगा, गियरिंग आपको होते हुए महसूस नहीं होती है। बट अगर आप पेडल को थोड़ा सा फ्लोर करते हैं तब आपको थोड़े से वो शिफ्ट्स महसूस होने लगेंगे। गाड़ी सिटी के अंदर अच्छा परफॉर्म करती है। अगर आप ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हैं तो आप सिंगल पेडल ड्राइव कर सकते हैं, आप ब्रेक के साथ ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको विदाउट एक्सेलरेटर इनपुट के गाड़ी क्रॉल करती है। तो ट्रैफिक सिचुएशंस में आप 1 पेडल ड्राइविंग कर सकते हैं। ये इंजन ट्यून किया गया है एफिशिएंसी के लिए। क्लेम्ड इकोनॉमी है समवेयर अराउंड 17.5 kmpl ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। बट अगर आप सिटी में एक लाइट फुट के साथ ड्राइव कर रहे हैं तो ये आपको ईजिली 14-15 kmpl का माइलेज दे देगी। और अगर आप हाईवेज पे जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको नियर अबाउट 17 kmpl का माइलेज देगा। अगर हम बात करें इसकी पेपीनेस की, तो यहाँ पे इंजन आपको पेपीनेस देता है। अगर आपको सडन मनूवर करने हैं, आपको क्विक लेन शिफ्ट करने हैं, तो वहाँ पे आपको टर्बो लैग फील नहीं होगा, आपको वहाँ पे पावर मिलती है, तो वो एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। बट कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि जो इसके राइवल्स हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा रिफाइंड इंजन मिलता है। मोस्ट ऑफ द मिड साइज एसयूवीज इंडियन मार्केट में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड या फिर 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ आती हैं। तो वहाँ पे आपको जो रिफाइनमेंट है और जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी और बेटर मिल जाती है। बट एफिशिएंसी वाइज अगर आप गाड़ी चाहते हैं तो ये आपको परेशान नहीं करने वाली है। गाड़ी रिफाइंड है, गाड़ी की इंसुलेशन पे काम किया गया है, तो जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको इंजन का नॉइस अंदर नहीं आता है, आपको रोड नॉइस अंदर नहीं आता है। तो वो एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। अगर आपको इंजन की परफॉर्मेंस पसंद है, पेपीनेस आप चाहते हैं, तो C3 एयरक्रॉस आपके लिए एक ऑप्शन हो सकती है। सेकंड C3 एयरक्रॉस का एक और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसकी राइड और हैंडलिंग।
गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। सिट्रन की फ्लैगशिप एसयूवी अगर हम C5 एयरक्रॉस की बात करें तो उसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छे से ट्यून किया गया है, काफ़ी वो इजीली रफ सरफेस पे ग्लाइड करता है। वहीं से इंस्पिरेशन लेके C3 एयरक्रॉस के सस्पेंशन की ट्यूनिंग भी ऐसे की गई है कि अगर आप रफ पैचेस पे जा रहे हैं और आपकी स्पीड 20-30 भी है तो ये इजीली उन पैचेस को एब्जॉर्ब करती है, आपको कोई भी जर्क नहीं देती है। चाहे आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हैं या फिर आप रियर रो में बैठे हुए हैं, तो सस्पेंशन की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, रिबाउंड बहुत अच्छा है, तो वो आपको परेशान नहीं करता है। और इसके अलावा गाड़ी अनसेटल नहीं होती है। अगर आप गाड़ी को शार्प कर्व्स पे भी ले जा रहे हैं तो आपको हल्का सा बॉडी रोल ज़रूर फील होगा क्योंकि गाड़ी की हाइट ज़्यादा है, बट आपको वहाँ पे अनसेटलिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी को हाई स्पीड पे भी चला रहे हैं तो गाड़ी स्टेबल रहती है और वहाँ पे आपको लगता है कि आप एक थोड़ी मजबूत गाड़ी चला रहे हैं, आपको कोई वॉबलिंग नहीं लगती है। इवन अगर आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे भी चला रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट हो जाता है। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स अच्छा है, स्टीयरिंग न्यूट्रली बैलेंस्ड है, ना ज़्यादा लाइट है ना ज़्यादा हैवी है, तो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलता है। तो राइड एंड हैंडलिंग के मामले में C3 एयरक्रॉस डेफिनेटली अपने सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट एसयूवी है। तो इसका सस्पेंशन सबसे प्यारा है अपने सेगमेंट में, और इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो हैंडलिंग भी मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है। अब अगर हम आते हैं सिट्रन C3 एयरक्रॉस के नेगेटिव पॉइंट्स पे, तो इसका जो पहला नेगेटिव है वो है इसकी प्राइसिंग। बेस मॉडल स्टार्ट होता है 9.99 लाख रुपीज़ से, जिसमें आपको एक 5 सीटर वेरिएंट ही मिलता है। अगर आप चाहते हैं एक 5+2 वाला वेरिएंट तो वो स्टार्ट होता है समवेयर अराउंड 12 लाख रुपीज़ से। ऑटोमेटिक वेरिएंट की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होता है 12.91 लाख रुपीज़ से और जाता है 14.33 लाख रुपीज़ तक। यहाँ पे भी आपको दोनों 5 और 7 सीटर ऑप्शंस अवेलेबल मिलते हैं, बट इस प्राइस पॉइंट पे इसमें जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो सफिशिएंट नहीं है, चाहे वो कन्वीनियंस फीचर्स हो या फिर सेफ्टी फीचर्स हो। इस प्राइस टैग पे इसी सेगमेंट की और गाड़ियों का जो मिड स्पेक वेरिएंट भी आता है उसमें इससे ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, तो वहाँ पे वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो इसकी प्राइसिंग है वो थोड़ी और अफोर्डेबल हो सकती थी अगर हम कंसीडर करें इसके फीचर ऑफरिंग्स को। दूसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी फीचर ऑफरिंग। यहाँ पे आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे कि एक 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो आपको मिल जाता है। बट खाली इनके अलावा आपको मेजर फीचर्स बहुत सारे यहाँ पे मिसिंग मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कोई भी वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती, यहाँ पे आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है वो भी ओल्ड स्कूल नॉब्स के साथ। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको पीछे कोई भी एसी वेंट 5 सीटर वेरिएंट में नहीं मिलता है। अगर आप 7 सीटर वेरिएंट ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक रूफ माउंटेड एसी कंट्रोल यूनिट ज़रूर मिलता है। कन्वीनियंस फीचर्स के साथ साथ यहाँ पे जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी काफ़ी सारे मिसिंग हैं। यहाँ पे आपको टॉप स्पेक वेरिएंट में भी खाली 2 एयर बैग मिलते हैं। ऑल 5 सीट्स के लिए आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर नहीं मिलता है, खाली फ्रंट सीट के लिए आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं मिलता है और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो यहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं। अगर हम बात करें इसी सेगमेंट की और गाड़ियों के बारे में और उनके अगर हम मिड स्पेक वेरिएंट ही देखें, जो इसके टॉप स्पेक वेरिएंट जितना ही प्राइस करते हैं वहाँ पे भी आपको कुछ मॉडल्स में 6 एयर बैग्स मिलते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है, आपको चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं। कन्वीनियंस फीचर्स में भी आपको वहाँ पे सनरूफ मिल जाता है, यहाँ पे आपको कोई सनरूफ नहीं मिलता। वहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स मिसिंग हैं। तो अगर आप एक गाड़ी चाहते हैं जिसमें बहुत सारे फीचर्स हों तो सिट्रन C3 एयरक्रॉस आपको डिसअपॉइंट ज़रूर कर सकती है। थर्ड नेगेटिव जो मेरे को पर्सनली यहाँ पे लगा, यहाँ पे आपको थोड़ी सी अर्गोनॉमिकली गाड़ी में इश्यूज लग सकते हैं। जैसे कि पहला जो इशू लगेगा आपको वो है ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ना कि आपको डोर पैनल पे दिए हुए हैं। तो कभी कभी आपको ड्राइव करते वक्त अगर ORVM को एडजस्ट करना है तो उन्हें रीच करना पड़ता है, या फिर जब तक आप यूज टू नहीं होते वो आपकी मसल मेमोरी में नहीं आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको डोर पे खाली फ्रंट 2 विंडो के कंट्रोल्स दिए हुए हैं ड्राइवर साइड पे। इसके अलावा आपको चारों विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पे नहीं मिलते हैं, ना ही कोई लॉक बटन मिलता है, लॉक या अनलॉक बटन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। पीछे वाले दोनों विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ सेंटर कंसोल में दिए हुए हैं हैंड ब्रेक के पीछे, तो वो थोड़ा सा अर्गोनॉमिकली और बेटर हो सकता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है, ड्राइवर के लिए एक इंडिविजुअल आर्मरेस्ट दिया गया है। ये आर्मरेस्ट आगे वाले पैसेंजर के लिए भी दिया जा सकता था।
तो अर्गोनॉमिकली ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करती हैं कैबिन के अंदर। अगर आप जब तक इसके यूज टू नहीं होते तब तक ये चीज़ें आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती हैं। इसका जो एक और नेगेटिव पॉइंट हो जाता है वो है सिट्रन का लिमिटेड सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क। सिट्रन अभी कंपैरेटिवली जो इसके राइवल्स हैं इनसे नया है मार्केट में, तो सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क अभी काफ़ी लिमिटेड है इंडियन मार्केट में। जब तक ये नेटवर्क इम्प्रूव नहीं होता तब तक गाड़ियों की सर्विस को लेके तब तक आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड नेटवर्क होने की वजह से आप टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में अगर परचेज कर रहे हैं तो हो सकता है आपको सर्विस सेंटर के लिए थोड़ा दूर जाना पड़े। तो नेटवर्क एक्सपेंशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिट्रन की इंडिया जर्नी का, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट अभी के लिए C3 एयरक्रॉस के लिए हो सकता है। तो क्या है हमारा वर्डिक्ट सिट्रन C3 एयरक्रॉस को लेके? अगर आप चाहते हैं एक ऐसी गाड़ी जिसमें आपको स्पेस मिले, जिसमें आपको फ्लेक्सिबल सीटिंग मिले, जिसमें आपको एफिशिएंसी मिले और जिसमें आपको अच्छे डायनामिक्स मिलें, तो सिट्रन C3 एयरक्रॉस आपके लिए एक ऑप्शन हो सकती है। हाँ, इसमें आपको फीचर्स इतने नहीं मिलते जितने और मिड साइज एसयूवीज में मिल जाते हैं। प्राइसिंग थोड़ी सी और अफोर्डेबल हो सकती थी अगर हम फीचर्स को कंसीडर करें, बट अगर आप चाहते हैं एक गाड़ी जिसमें आपको मैकेनिकली सॉर्टेड चीज़ें चाहिए, जिसमें आपको अच्छी राइड एंड हैंडलिंग चाहिए और जिसमें आपको अच्छी इंजन परफॉर्मेंस चाहिए, तो सिट्रन C3 एयरक्रॉस डेफिनेटली आपकी कंसीडरेशन में होनी चाहिए। आपके क्या व्यूज़ हैं सिट्रन C3 एयरक्रॉस को लेके? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।